आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का प्री बोर्ड का जो है पेपर सोल्यूशन करवाएंगे। पूरे पेपर को सोल्यूशन करवाएंगे, आपको ये भी समझाएंगे कि आपको कैसे पेपर को मैनेज करना है, लिखना है। ठीक है, तो आपको कितने समय मिलते हैं? 3 घंटे 15 मिनट। क्लियर है? पूर्णांक आपका 70 नंबर का है और ये पेपर का नंबर है 931। ठीक है, तो ये आपका पेपर का नंबर है विज्ञान का। इसी को हम पूरा सोल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं, आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको पेपर में नहीं पढ़ना है, पेपर देने से जाने पहले किसी का पेपर लेकर पढ़ लेना है। यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखा है लास्ट में सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आता है, दो भाग आपको इसमें दिया रहेगा। देखिए खंड आ, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में ए तथा ब में विभाजित है। ठीक है, तो पहला वाला खंड आपका OMR रहता है। ठीक है, तो OMR वाले पे आपको करना क्या है? ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है, तो सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। जो सबसे कम विक्षेपण होता है वह किस रंग का होता है? लाल का, हरा का, बैंगनी का, पीला का। तो आप लोग अपना आंसर बताइए किस पर आप लोग लगाकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो सबसे कम जो विक्षेपण होता है वह होता है लाल रंग का। तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर पेपर में अपने कुछ कोई पेंसिल वगैरह नहीं चलाना है। पेंसिल चला सकते हैं, ठीक है, ऐसे छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पेन नहीं चलाना है। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। जब सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है तो आपके सिर के ऊपर, सूर्य के ऊपर नहीं, सिर के ऊपर उस आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? श्वेताभ, मतलब श्वेत दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, कृष्णाभ दिखाई देता है। तो अपना सही जवाब बताइए कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो सही जवाब है, जब सूर्य सवेरा होता है और जब शाम होता है तो आसमान का रंग जो होता है ऊपर की तरफ, तो वो आसमान का रंग वो नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उपयोग करना होगा? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में दो ही केस होता है, एक में बिंदु साइज का बनता है और एक में वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन अधिक बड़ा नहीं बनता है। तो समतल में भी नहीं बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिस लोगों ने इसको लगाया होगा उनका सही है। आगे देखते हैं 4 नंबर पे, द्वि उत्तल उभय उत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है? तो इसका आप लोग को बताना है आंसर। ठीक है, ये लेंस से पूछा गया है, तो ये काफ़ी सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए निकल जाती है? तो बिना विचलित हुए पर कौन सी प्रकाश निकलती है? लेंस का प्रकाशीय केंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, चलिए अगला है आपका, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है। यहाँ पर क्या पूछा है? विभवांतर का मात्रक। तो विभवांतर का मात्रक आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इस पर क्वेश्चन भी देता है, तो इसका आपको सही जवाब लगा लेना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये जो होता है धारा का मात्रक होता है, यह प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है पेपर में। तो इन्हीं चारों में से कोई एक बोर्ड में आएगा आपके। अगला प्रश्न है, समान समान मान वाले 3 प्रतिरोध है। समान मान वाले 3 प्रतिरोध को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। इस संयोजन से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। समान प्रतिरोध में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, इस प्रतिरोध से उनका परिणामी प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़ा गया है। देखिए हम लगा रहे हैं, तो पहले फार्मूला लिखेंगे। 3 प्रतिरोध मतलब R1 R2 का मान दिया है R, मतलब R1 का मान R है, R2 का मान भी R है
और R3 का मान भी R दिया है। समान मान वाले 3 प्रतिरोध दिया है, 1 2 3 तीनों प्रतिरोध है, तो इसका लसागु लोगे कितना मिलेगा R। जब हर समान है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, मतलब 3 मिलेगा, तो 1/RP यह मिल गया 3। अब इसका तिर्यक का गुणा करेंगे तो RP बराबर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका R/3। तो प्रतिरोध का कितना गुना हो गया, 3/3, तो 2 मतलब 3 गुना हो गया। ठीक है, तो R बराबर कितना मिल गया, संयोजन में उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दिमाग लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। तो कितना हो गया आपका, 3/3 हुआ। 3/3 बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर पूछा क्या है, परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। आर केवल सिंगल है, एक ही आर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/3। और बच्चे इसी को गलत करके आए थे 3/3 लगाकर, तो ऐसा नहीं करना है, एक आपका सही है। ठीक है, चलिए तो आपका अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सरल रेखी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है आपका फिजिक्स वाला का पोर्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका उपभाग 2। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइए धावन सोडा, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो ए तो सोडियम क्लोराइड है, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होगा। आपका यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, CO3, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, Na2SO4 × 10H2O, यह होगा आपका धावन सोडा का फार्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा समजाती युग्म है, तो आपको बता दें समजाती युग्म में CH2 का अंतर होता है। तो आप इसमें देखिए सभी में किस में CH2 का अंतर है, किस में, चारों ऑप्शन में CH2 का अंतर किस में है। देखिए CH4 यहाँ पर भी 4 है, मतलब यहाँ पर अंतर नहीं है। CH3 यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर 5 है। CH2 CH3 है, फिर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए CH, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर CH2, मतलब इस दोनों के बीच में 2 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर यही वाला आपका सही हो जाएगा। तो समजाती युग्म होता है जो जिसमें आपका CH2 का अंतर होता है, उसी को कहते हैं समजाती युग्म। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है कौन सी धातु, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक है। तो अम्ल से जो होता है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, वह होता है आपका कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिलियल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो आपको इसमें हम बताए थे केवल एक ही याद करना है, अगर नीला लिटमस लाल कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है बिलियन, तो वो अम्ल होता है, अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल है, आपको पीतल बताना है कि पीतल क्या है, उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है। तो यौगिक होगा नहीं, ना ही उपधातु होगा। तो पीतल आपको हमेशा लगाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु। क्लियर है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है, किस में बताना है आपको कीटोन उपस्थित है। तो इसमें केवल क्या जुड़ा होगा, O, जहाँ पर केवल एक O होगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, कीटोन होगा। तो सभी जगह पर एक O है, यहाँ पर भी है OH है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जुटा है, यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव का आहार नाल का सबसे, आहार शरीर का नहीं पूछा है, यही गलती कर देते हैं बच्चे, आहार नाल में पूछा है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आहार नाल में सबसे लंबा भाग होता है ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा, क्षुद्रांत्र। ठीक है, चलिए पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का कार्य जो होता है खाद्य पदार्थों का वहन या स्थानांतरण, और जाइलम का काम होता है जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन, यह होता है जाइलम का कार्य। तो दोनों पूछ सकता है।
ठीक है। तो आपसे चाहिए पूछे चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फ्लोएम में जाए पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्य परिवहनों का वहन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, अंगों में वृद्धि। मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, ठीक है। चलिए, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? नर जनन तंत्र का भाग है तो बताना है आपको, अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राशय। तो इसमें से नर जनन तंत्र का भाग है, इसमें से बताना है कौन सा भाग है। तो नर जनन तंत्र का गर्भाशय, अंडाशय, वाहिका ये सब तो नहीं, तो महिला का है, ठीक है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्राशय, यही जो है नर जनन तंत्र का आदमियों का भाग है। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, घर से, मंदिर से, गिरजाघर से, प्राथमिक विद्यालय से। तो चारों ऑप्शन में से एक सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय से। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे करता है? देखिए, जो पिता का जो लिंग होता है, मतलब डीएनए होता है, उसी से बच्चों का भी क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। क्यों? क्योंकि जो पिता में यक्स वाई दोनों पाया जाता है गुणसूत्र, तो यही लिंग निर्धारण करते हैं। माता में केवल यक्स यक्स पाया जाता है, मतलब एक, अगर इसका एक यक्स और एक इसका मिलेगा तो क्या होगा? गर्ल होगा। और अगर वाई यक्स मिलता है तो क्या होगा? बॉय होता है, ठीक है। तो पिता के द्वारा ही आपका लिंग निर्धारण होता है। क्लियर है दोस्तों? याद रहेगा आपको ये ट्रिक, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके कारण होता है? बहुदिशीय, द्विदिशीय, एक दिशीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर सी वाला एकदम सही हो जाएगा, एक दिशीय, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका OMR वाला पार्ट समाप्त होता है। तो इसको आपको OMR पे लगाना है सारे क्वेश्चन। क्लियर है? अब हम इसमें करेंगे भाग 2, मतलब खंड ब। जैसा कि आपको पेपर में पहले दिया गया है कि 2 खंडों में है, मतलब क्या है, भाग टूटा हुआ है। और आपको बोर्ड पेपर में इसको भी लिख सकते हैं कि उपभाग 1, भाग 1, खंड ब, भाग 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्नों को उत्तर डालना है। तो ठीक है, तो पहला आपका 21 नंबर प्रश्न इसमें है, 20 शुरू खत्म हुआ, 21 चालू हुआ, ठीक है। तो हमने आपको प्रश्न उत्तर लिखना बताया है। अगर आप लोगों ने प्रश्न उत्तर नहीं लिख समझना चाहते हैं कि हमको पेपर में प्रश्न उत्तर कैसे हेडिंग डालना है, उसका उत्तर कहाँ पर लिखना है कैसे, तो उसको हमने एक वीडियो डाल दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? समझाइए। मतलब तारे तो टिमटिमाते हैं, हम लोगों ने देखा है, लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है, इसको समझाना है आपको, ठीक है। क्यों नहीं टिमटिमाता है? क्योंकि तारों की अपेक्षा ग्रह जो है बहुत दूर है, ठीक है। इसका और भी कारण है, तो आपको इसको लिख लेना है 2 नंबर में, कम से कम 4 से 5 लाइन इसमें आपको लिखना है। विलंबित सूर्यास्त क्या होता है? उपरोक्त चित्र सही समझाइए। मतलब विलंबित सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबने लगता है, यानी कि शाम होने लगता है, विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है? उपरोक्त चित्र द्वारा समझाइए। क्लियर है? अब देखिए 22 नंबर पे क्या है, दोनों प्रश्न आपको करने हैं इसमें, ठीक है, 2-2 नंबर के। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में देखिए, जिस प्रकार का दोष रहेगा उधर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। और इस दोष के लिए अवतल क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। क्लियर है? निवारण क्या है? तो इसके लिए आपको देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिस प्रकार का दोष रहेगा हमने बताया, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तुएं दिखाई देगा, दूर की नहीं दिखाई देगा। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का लगाते हैं, ठीक है, अवतल लेंस। तो इतना ही आपको लिखना था कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 4-5 लाइन हो गया। अब यहाँ पर एक मज़ेदार क्वेश्चन दिया है दूसरे नंबर पे,
50 सेमी की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसको हम लगवाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लगवाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्रश्न को लगवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पेंसिल से ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेन से लगाना है। चलिए पेन से लगा देते हैं। तो कितना दिया है, 50 सेमी दिया है फोकस दूरी। तो मतलब एफ का मान कितना दिया है आपको, 50 सेंटीमीटर। अब यह निर्भर करता है कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी का मान माइनस होता है और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। हमको निकालना है क्षमता, क्षमता का क्वेश्चन मार्क है। तो हम जानते हैं कि क्षमता बराबर होता क्या है, क्षमता बराबर होता है सेंटीमीटर वाला फार्मूला लगाइए, 100 बटा में एफ है सेंटीमीटर। तो इसका मान रख दीजिए। तो 100 बटा कितना आ जाएगा, एफ का मान कितना है, -50। और यही बोलते बच्चे गड़बड़ कर दिए हैं, तो -50 हो गया। अब देखिए काटेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2, यानी कि मिल गया आपको -1/2। अब इसको तिर्यक का गुणा करेंगे तो p बराबर मिल जाएगा -2 डायोप्टर। तो आंसर कितना मिल गया, 2 डायोप्टर। तो यही आपका 1 मिनट का क्वेश्चन था, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको भी हम बता दे रहे हैं किस किस कारक पर निर्भर करता है। तो धारावाही चालक जो होता है वो प्रतिरोध जो होता है आर जो होता है वो समानुपाती होता है क्षेत्र के। इसको समीकरण 1 बनाएंगे, लिखेंगे भी कि धारावाही चालक क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। उसके बाद दोबारा लिखेंगे कि धारावाही चालक जो होता है वह पहले क्या लिखेंगे, क्षेत्र लंबाई के, पहले लंबाई लिख लीजिए, लंबाई के होता है, उसके बाद होता है क्षेत्रफल के। तो यहाँ से 2 समीकरण बताएंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं आर जो होता है समानुपाती होता है आपका L/A। अब समानुपाती के स्थान पर कोई चिन्ह आ जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A। और इस पर आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स है बोर्ड पेपर में ली, तो यही आपको 2 नंबर में पूछा था, 2 मिनट का था। तो यहाँ से आपका ए वाला प्रश्न आपका यही बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमने आपको प्रश्नों को समझा दिया है। प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन क्या होता है, इसको सूत्र सहित समझाइए। आपको प्रतिरोधों का समान पार्श्व क्रम संयोजन समझाना है, मतलब समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, देखिए हम बताते हैं आपको। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3। तो ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है, यही होता है आपका फार्मूला। और कह रहा है प्रतिरोधक का पार्श्व संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का जो अगला वाला सिरा होता है पहले प्रतिरोध से, मतलब एक एक प्रतिरोध का अलग अलग सिरा होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। हम बना दे रहे हैं आपको, यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध का अलग एक वाला सिरा क्या होता है, अलग अगले वाले प्रतिरोध के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक प्रतिरोध R1 R2 R3, तो मतलब यहाँ पर धारा बहता है I1 I2 और I3, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का एक अलग अलग सिरा होता है। इसी तरह से आपको इसका परिभाषा लिख लेना है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर एक बैटरी लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पर कुंजी लगा लेना है, बस हो गया परिपथ आपका। क्लियर है। चलिए तो इसी प्रकार से आपको लगाना था, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमने आपको बताया था क्या है। तो इसमें पूछा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि दाएं हाथ की अपने दाएं हाथ की, मतलब यही दाहिना हाथ है, दाएं हाथ की प्रथम 3 अंगुली 1 2 3 तीन अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो तर्जनी अंगुली, मतलब ए वाली अंगुली क्या बताती है, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बताती है,
और अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है। ठीक है, अंगूठा चालक की गति बताता है और बीच वाली अंगुली क्या बताती है, माध्यम अंगुली धारा की दिशा बताती है। तो यही है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्लियर है। चलिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है, इसको हमने ये पेपर में आया और इस पर यह क्वेश्चन भी पूछा है, यही वाला, यही क्वेश्चन देखिए आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको इसको करना है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, इसी को कहते हैं जूल का नियम। किसका नियम, जूल। तो याद कर लीजिए, जूल का नियम। ठीक है दोस्तों, तो जूल का नियम भी यही होता है। ठीक है, जूल का नियम भी कहते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर किसी प्रतिरोध तार में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अथवा चालक के विभवांतर वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही जूल का नियम होता है। और इसका फार्मूला होता है H बराबर I² RT। कह रहा है इसका सूत्र लिखिए। अगर सूत्र लिख दिया होता तो भी आपको 2 नंबर मिल गए होते, तो आपको याद ही नहीं था सूत्र, पढ़ाए थे क्लास में तो सब लोग देख रहे थे इधर उधर। देखिए यहाँ पर इसी पर एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको यह दोनों परिभाषा नहीं आ रहा है अथवा करके दिया है तो इसमें ये दोनों करिए। अगर यह दोनों आ रहा है तो इसको करिए, नहीं तो नीचे वाला दोनों करिए। घरेलू विद्युत परिपथ जीवित तार, भू संपर्क तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखिए। इसमें केवल रंग रखना था कि मतलब जीवित तार भू संपर्क का रंग कैसा होता है और उदासीन तार का रंग कैसा होता है, इसी को लिखना था आपको। तो आप लोग धाराशायी हो गए। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं पर भागिए मत। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, तो सारा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास। तो इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें दिया क्या है, आपका 6 ओम प्रतिरोध दिया है, मतलब आर का मान दिया है 6 ओम। क्लियर है। और प्रति सेकंड समय कितना दिया है, समय आपका दिया है t बराबर 1 सेकंड। ठीक है, और 216 जूल उष्मा, यानी कि H का मान जो दिया है 216 जूल है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I का मान बताइए, धारा और उसके सिरों पर बीच विभवांतर की गणना कीजिए। I बताइए और विभवांतर बताइए। तो आपको यही वाला फार्मूला लगा देना चाहिए था कि H बराबर हमारा फार्मूला होता है I² RT। अब हमको किसका मान निकालना है, I का, तो I², तो बच हो जाएगा H बटा RT। इसको प्रक्षांतर कर लेना है और इसी पे मान रख दीजिए। H का मान 216 है, R का मान 6 दिया है, समय का मान 1 है। इसी को हल करेंगे तो 216 बटा कितना आ जाएगा, 6। 216 बटा 6, और आप इसको एक लाइन से भी हल कर सकते हैं ऐसे नीचे। ठीक है, तो 216 बटा 6 यानी कि I² आपको कितना मिल गया, भागा लगाइए, 6 त्रिक 18 के 3 हासिल कितना बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, 36 हो गया, 6 चौके 36 है। तो I² बराबर कितना मिल गया, 36। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, कितना मिल जाएगा, 36। और रूट 36 का मान कितना होता है, रूट 36 का मान होता है आपका, देखिए स्क्वायर जब हटाएं तो रूट लग गया, रूट 36 का मान 6 होता है, 6 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। अब आपको विभवांतर निकालना है, तो आप जानते हैं B बराबर होता है IR, यही फार्मूला होता है। तो आप I का मान निकाले हैं 6 और प्रतिरोध का मान कितना दिया है 6, तो B बराबर आपको कितना मिल गया, 6 के 36। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो मिल गया आपको 36 वोल्ट। यही आपका सोल्यूशन है और यह पूछा था 4 अंक का। तो आपको प्रश्नों को समझना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क उदासीन तार के विवरण को समझाइए। तो चलिए बताओ, तो घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार होता है, वह होता है आपका हरा तार, हरा तार। ठीक है, हरा तार होता है। घरेलू पद्धति में जो भू संपर्क होता है वो हरा तार होता है। उदासीन तार का किस कलर का होता है, जो उदासीन तार होता है वह काला रंग का होता है। तो इतना ही आपको लिखना है, काला रंग। तो क्या लिखना था कि घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार को हम हरा तार कहते हैं और उदासीन तार को हम काला तार भी कहते हैं। तो इतना ही आपको लिखना था, तो धाराशायी सब हो गए। ठीक है, चलिए छोड़िए उसको। अब आते हैं आपका केमिस्ट्री भाग पर। ठीक है, यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जिसको हम करवाएंगे आज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाएं।
तो चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार दोबारा कह रहे हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारा वो जो है प्रश्न हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इसका प्रतीक भी लिखना है और इसको संतुलित भी करना है, तो एक एक करके सारा समझाएंगे। ठीक है, तो पहले है जिंक कार्बोनेट, पहला वाला देखते हैं, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक को कैसे लिखते हैं, Zn, कार्बोनेट को CO3। ठीक है, उसके बाद जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो बराबर इसको कुछ नहीं करना है, आपको इतना लिखना है, 1 नंबर आपको मिल गया। दूसरा वाला क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि आपका H2 है प्लस क्लोरीन Cl2 है, यही है, हाइड्रोजन को H2 से, क्लोरीन को Cl2 से, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बन रहा है, HCl। अब इसको बैलेंस करना था, तो बच्चे बैलेंस नहीं कर पाए, तो बैलेंस करना क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर 2 कर देना है, ये भी आपका हल हो गया। इसके बाद तीसरा वाला देखिए क्या है, तीसरा वाला है मैग्नीशियम, यानी कि Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl हो गया, HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और इसको क्रिया करा के क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, अब इसी को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन बराबर हो गया। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा वाला है पोटेशियम, तो चौथा वाला है आपका पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम है तो Ba, आयोडाइड को I2 से लिखते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बन रहा है, Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो Br2, यही बन रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर I2 है तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2, ये भी हो गया, ये भी 2, तो यहाँ पर 2 बैलेंस हो गया। यही आपको करना था, जिसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। और यह जो है दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, NCERT प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपके 12 क्वेश्चन NCERT के है किताब में, 12 में से आपके 4 प्रश्न 100% लिख कर ले लीजिए, पेपर में आएगा, तो ये 100% लिख के ले लीजिए, पेपर में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सही समझाइए। H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो सही है, इसको आप उत्तर में लिखेंगे कि इसको डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर सिल्वर डालने पर नहीं, तो क्या लिखोगे कि, तो इसमें आपको लिखना क्या है ठीक है, तो इसका आपको रिएक्शन देना है, कारण रासायनिक समीकरण देते हुए सहित समझाइए। तो सिल्वर डालने पर यह नहीं निकलेगा, तो इसका रिएक्शन क्या दोगे, तो चलिए देते हैं इसका रिएक्शन। जिंक इसमें डालना है, इसी में जिंक मिलाना है, चलिए मिलाते हैं जिंक। ठीक है, जिंक मिलाते हैं, तो आपको जिंक मिलाना है किसमें, इसी में H2SO4 में, हाइड्रोजन सल्फेट में। ठीक है, जिंक मिलाओगे तो क्या बनेगा, ZnSO4, और उसके बाद प्लस H2 मिलेगा, मतलब सिल्वर डालने पर हाइड्रोजन सल्फेट में अगर आपको जिंक मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन सिल्वर डालने पर नहीं देगा, मतलब Ag डालने पर वह देगा ही नहीं। ठीक है, अगर Ag इसमें मिला देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलवा नहीं करेगा, यही पूछा है, क्लियर है। कार्बन के संयोजन बंध को समझाइए। चलिए भाई, इसको भी समझा देते हैं, आप लोग की जिद है तो। दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहला वाला था, दूसरा वाला समझाते। कार्बन के संयोजन बंध को समझाइए, क्या है भाई, कार्बन के देखिए, कार्बन का 6 होता है, तो इसको भरेंगे तो 2 कामा 2, एक बॉक्स में 2 भरेंगे, दूसरे बॉक्स में 4 भरेंगे, तो इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना कोष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कुक मांगेगा, जा करके देगा नहीं है, देगा कहीं मैं भैया नहीं दूंगा, मेरा कम हो जाएगा, मुझको 4 इलेक्ट्रॉन दो, तभी मेरा 8 जो है कोष्टक पूरा होगा। ठीक है, तो इसका वाट कितना होता है, तो कार्बन का 6 और उसका 8 होता है, तो 8 पूरा करने के लिए भैया तो इसको 4 और चाहिए, तो ये लिखना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लियर है, चलिए अभी देखिए, अब मजे की बात आ गया। अब इसका निकला है IPSC नाम, तो कुछ बच्चे तो धाराशाही हो गए होंगे। ठीक है, तो IPSC नाम भैया कैसे लिखाएगा,
चलिए आईपीएससी नाम आपको बताते हैं, इस पेपर का आईपीएससी नाम कैसे लिखना है। तो 27 नंबर पे पूछा है, निम्नलिखित युवकों के आईपीएससी नाम लिखिए। तो आईपीएससी नाम लिखने से धाराशाही हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, एक देखिए इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे 1 2 3, तो किधर से भी नंबर कर दीजिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप है, प्रोप लिखते हैं। तो इसमें क्या लगा है, तो इसमें कार्बोक्सिल लगा है। कार्बोक्सिल में क्या होता है, आल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आल। तो एथेनॉल, तो ए हो जाएगा प्रोपे। 2 नंबर पे है तो लिखेंगे 2 कामा 3 को हम कहते हैं प्रोप, तो प्रोपेनाल, तो 2 प्रोपेनाल। तो ए इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। इसका कितने कार्बन है, इधर से गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापी लगा है 1 2 3। तो 1 कार्बन 1 2 3, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा। डब सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। तो क्लोरीन, तो 1 नंबर पे क्लोरो है तो लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन। आप इधर भी 1 कर सकते हैं, चाहे आगे लिखिए चाहे पहले, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ए है आपका 1 नंबर का आईपीएससी नाम। पेपर में आएगा 100%। कोई भी ए नहीं प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न आएगा, ठीक है, तो तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल क्षारीय के अमोनो फोर से अभिक्रिया करता है तो क्या हो। जब एथेनॉल अभिक्रिया करता है के अमोनो फोर से तो होता क्या है, चलिए बता देते हैं क्या हो रहा है भाई। एथेनॉल है तो 2 कार्बन होगा इसमें। एथेनॉल में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। तो एथेनॉल है मतलब CH3 CH2OH। इसका अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, के अमोनो फोर से, ठीक है, किससे करा रहे हैं। तो इसका अभिक्रिया हम करा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं तीर मार के, ऊपर इसके लिखिएगा के MnO4 से। तो रिएक्शन में बनेगा क्या, इस ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो रिएक्शन में बनेगा क्या, CH3COOH प्लस H2O, यही बनेगा, ठीक है। तो यही बन जाएगा। अगर आपको एथेनॉल है, देखिए 1 2 कितने कार्बन है, मेथ एस 2 कार्बन है तो मेथेनॉल। तो मेथिलान का ऐसे क्रिया कराओगे तो आपका क्या बनेगा, H2 जल बनेगा और CH3 और COOH, ठीक है, ये बनेगा कीटोन वाला समूह। एस्टिक अम्ल से सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो एस्टिक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया करेगा तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो बनाएगा क्या, आपका जल बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, यही सब बनाएगा। तो आपको इसको लिख लेना है, ज़्यादा डीप में इसको नहीं समझाएंगे, ठीक है। चलिए, कितना समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हो गया, तो आपको समझ में आया कैसे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित यौगिकों का पहचान कीजिए। चलिए पहचान करा भाई सभी लोग। यौगिकों का क्या करना है, पहचान करना है, ठीक है। चलिए पहचान करिए आप लोग, कौन कौन सा समूह है। तो इसमें आप लोग को पहचान करना है कि कौन सा समूह है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए CO लगा है, OH लगा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आल जुड़ता है। तो ये आपका है एल्डिहाइड, आपका है, लिख दे रहे हैं डी हाइड, ये एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह है। और ये कौन सा है, 1 2 3 3 कार्बन है, मतलब इसमें OH लगा है, देखिए OH लगा है ना, OH। तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का आधार है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल अम्ल, नहीं कार्बोक्सिल अम्ल नहीं लिखना है, समूह लिखना है, कार्बोक्सिल समूह, ठीक है। तो हो गया। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एस्टीकरण क्या होता है, समझाते श्रेणी क्या होता है, कार्बन की चतुर्थ संयोजक प्रकृति बताइए। तो इस पर आपको देखिए डिटेल में नहीं जाएंगे, 2 नंबर में पूछा है तो आपको याद करना है, प्रश्नों को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद पूछा है बायोलॉजी वाले से, विभिन्न पोषी स्तरों के उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। पोषी स्तर का उदाहरण देना है 4 नंबर में, और 2 पर टिप्पणी लिखिए। 3 प्रश्न दिए हैं, दोनों पर टिप्पणी लिखना है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जो होता है हाइड्रा में होता है, किसमें होता है, हाइड्रा, हाइड्रा। और आप अमीबा में भी लिख सकते हैं, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया। तो इसका उदाहरण दे सकते हैं। मानव मस्तिष्क की रचना, मानव मस्तिष्क बना दीजिए, 2 नंबर के पूछा है तो मानव मस्तिष्क बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद तीसरा है उत्सर्जन क्या है, मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको 4 नंबर में पूछा है तो इसका आपको बाकायदे से जो आपको चित्र बनाना था इस वाला, ठीक है, ऐसे हमने आपको पढ़ाते हुए बनाया था, ठीक है। तो आपको सीशन में इसको बना लेना है।
और इस पर क्या करना है कि मतलब पेशाब कैसे, उसका उत्सर्जन कैसे करते हैं, पेशाब के जरिए निकालते हैं खराब पदार्थों को, तो उसी को समझाना है 4 नंबर पे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। शुक्राणु निर्माण में हार्मोन्स की भूमिका। शुक्राणु का निर्माण जब होता है तो हार्मोन्स की क्या भूमिका है। जनन में परागकणों की भूमिका लिखिए। अथवा F2 पीढ़ी में दृश्य रूपी कीटोन फिनोटाइपिक अनुपात की गणना कीजिए जब लंबे तने व गोल बीज वाले मटर के पौधे का संकरण क्रॉस बौने तने व झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे में मध्य कारण बताइए। झुर्रीदार पौधे बौने पौधे में अंतर बताना है, ठीक है। मानव में थायराइड व एंथ्रेनिन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्य लिखिए। तो ये है आपका दोस्तों पूरा पेपर, ठीक है। ये है आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन। इसको देखिए उत्तर लिखेंगे तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों यही है आपका 10th का पेपर सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर पाएँ। जो भी गलतियाँ है उसको आप लोग अपना क्या करिए, सुधार करिए, और कहाँ पर कितने समय देना है इसको लिखिए, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें हमने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला देखिए 1 घंटे के अंदर आपको पूरा चीज़ें समझा दिया। तो आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए समय बहुत है, अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपके लिए समय बहुत कम है, एकदम मान के चलिए, ठीक है। तो आप ना प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चनों को समझिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से पेपर का तैयार करिए। लिखना अच्छे से लिखिए, पेपर को सही ढंग से लिखिए, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको मैथ वाला आपको सोल्यूशन जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। मैथ वाला भी सोल्यूशन आपको करवा देंगे ताकि कोई समस्या इससे ना करना पड़े, क्लियर है। मैप वाले जो होता है समाज विज्ञान मैप वाले, उसको भी मैं करवाऊंगा, तो वहाँ से भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।